हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित कर अपने देश तथा समाज की सेवा करना चाहते हैं तथा अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर भी वह सपना है कि आप सिविल सेवा जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आइए, आपके लिए यह वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि वर्तमान दौर में हम देखें तो 17वीं बीपीएससी का बहाली आने वाला है और बहुत चंद दिनों का यह बात है कि जब बीपीएससी द्वारा एक भारी मात्रा में वैकेंसी क्रिएट कर इसे निकालने जाए। तो बीपीएससी परीक्षा हो चाहे यूपीएससी परीक्षा हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा काफ़ी मुश्किल परीक्षा है। अगर मेरी बात माने, मुश्किल तो है, परंतु मैं कहूँगा कि यह ना मुश्किल है और ना ही आसान है। इस मुश्किल को आप आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक तो कुछ खास गुण आपके अंदर होने चाहिए, और अगर वो गुण नहीं है तो उसको डेवलप भी किया जा सकता है। और दूसरा कि पढ़ाई की रणनीति क्या है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, इनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। और आजकल YouTube पर बिन मांगे इतना ज्ञान मिल जा रहा है जिसके कारण से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चूँकि मैं एक सफल अभ्यर्थी के रूप में सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करके ऑफिसर बनने में सफलता प्राप्त किया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते पर चलकर, मेरे द्वारा अपनाए गए रणनीति को अपनाकर कोई भी युवा जिसके अंदर जोश, जज्बा और जुनून है, वो इस परीक्षा को क्रैक कर सकता है और अपने जीवन में ऑफिसर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है तथा देश समाज की एक बेहतर सेवा कर सकता है। तो क्या आपके अंदर होने चाहिए? तो सबसे पहले तो एक सपना होना चाहिए। और हम जैसा कि जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वे नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ऐसा सपना, फेक सपना नहीं होना चाहिए। अब कोई इतनी बड़ी सपना देख लिया, इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया, टारगेट निर्धारित कर लिया, उसके अनुरूप वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सही दिशा में जाना नहीं चाहते हैं, सही उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, या फिर अपने आप को सिर्फ मन बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, इस दृष्टिकोण से चलते हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो अगर आपके पास एक सपना है, एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, एम्बिशन है, और चूंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा निर्धारित करता है, उसका तीर उतना ही ऊंचा जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा सारे देश के युवाओं से, ये किसी भी क्षेत्र हो, ये सिर्फ कंपटीशन और सिविल सर्विसेज की तैयारी का क्षेत्र नहीं। आप कोई बिजनेस में जाना चाहते हैं, कला, वाणिज्य, साहित्य, संगीत, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपका सपना ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि आप ऊंचा सपना रखेंगे तभी आप उसके अनुरूप मेहनत करेंगे और उस ओर जाएंगे। तो सपने को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, और फिर कैसे इन चीज़ों को हम अपने सपने को, हम अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में भी हम पढ़ाई की तकनीक के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि मैंने अपनाया था और अपनाकर बहुत ही कम संसाधनों में, बिल्कुल ही मेरे पास संसाधन नहीं था और उस संसाधन में भी पढ़कर मैं ऑफिसर बना। तो इन बातों को आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आइए कि आपका सपना फेक है या फिर सही है, तो वो कैसे जानेंगे? तो अगर आपका सपना सही है तो सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति। कि अगर किसी सपने को, किसी टारगेट को आपने निर्धारित कर लिया, तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, ये डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि मैं इसे प्राप्त करूंगा, आई विल डू इट, मैं इसे प्राप्त करूंगा। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है, एक रास्ता होता है। अगर आप सीधे लक्ष्य की ओर निगाह करके अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ते में कई सारे अवरोध आएंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए तरीका है कि हम उसके लिए जो निर्धारित मार्ग है, जो रास्ते हैं जहां से हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो
उनको फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे, अगर सीधे चलना शुरू कर देंगे तो सबसे पहली बाधा तो आपका रूम का दीवार ही आ जाएगा और वहीं से आपका सर टकरा जाएगा। तो उसके लिए उचित तरीका है कि आप दरवाजे से निकलें, सीढ़ी से नीचे उतरें और फिर रास्ते पकड़कर आप स्टेशन पहुँचे या एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर आप दिल्ली पहुँचे। ये एक सही रास्ता है। उसी प्रकार सिविल सर्विसेज परीक्षा निकालने के लिए भी एक प्रॉपर वे है जिसको कि फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है हार्ड वर्किंग, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो IAS IPS की परीक्षा हो, BPSC हो, या कोई भी छोटा मोटा जनरल कंपटीशन हो, या बिजनेस व्यापार हो, या कला संगीत के क्षेत्र हो, या खेल खिलाड़ी है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन साथ ही मैंने जैसा ताकीद किया है कि यह मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। अब दीवार में सर पटकेंगे तो दीवार तो टूटेगा नहीं, फूटेगा आपका सर। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मेहनत को एक राइट डायरेक्शन में लगाएं। तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद है कि कई बार क्या होता है कि हम किन्हीं कारणों से, किन्हीं जो महत्वपूर्ण वक्ता होते हैं या ओजस्वी वक्ता होते हैं या किसी की सफलता को देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब BPSC UPSC का परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपती है कि रिक्शा वाले के बेटे ने UPSC निकाला, वो IAS बन गए, किसान का बेटा IAS बना, चपरासी के बेटा IAS बना, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। परंतु ये मोटिवेशन पता चलता है कि कुछ ही दिन है और धीरे धीरे वो मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो हम अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बाधा तो आएगी, बाधा आएगी। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो अगर जिस मार्ग में आपको बाधा नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि आप गलत मार्ग पर हैं। अगर सही मार्ग पर रहेंगे तो बाधा तो आएगा ही, तो बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर आप अच्छी शुरुआत किए हैं तो विघ्न और बाधा सारा जो है वो दूर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप अच्छी शुरुआत किए हैं तो समझिए आपका काम आधा हो गया है। तो किसी भी काम को हमें अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए, सफलता अर्जित करने के लिए हमें क्या है कि उसको लगातार करना होता है। यानी उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। अगर हमने लक्ष्य बनाया कि हमें 2 साल में IAS बन जाना है या हम BPSC निकाल लेना है या किसी भी प्रकार का लक्ष्य रखें, तो अगर आप 2 घंटा ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप किसी मोटिवेट होकर आपका दिमाग सनक गया और आप 1 हफ्ता तक 12 घंटा 24 घंटा तक पढ़े और फिर बाद में छोड़ दिए। ऐसा नहीं है। अगर आप 2 घंटा का ही समय निकाल पाते हैं तो 2 ही घंटा पढ़िए, 4 घंटा का समय निकाल पाते हैं 4 घंटा, लेकिन लगातार पढ़िए, निरंतर पढ़िए। ये निरंतरता जो है ना, जैसे कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुना होगा, तो किस प्रकार खरगोश तेज दौड़ने के बावजूद भी हार गया था, जबकि धीमी चाल से लेकिन निरंतर चलने के बावजूद कछुआ को विजय की प्राप्ति हुई थी। तो उसी प्रकार क्या है कि आपको निरंतर चलना है। और सबसे बड़ा जो चीज है वो है डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन और डिसिप्लिन में अंतर है। मोटिवेशन क्या होता है कि वो जब मोटिवेट होते हैं, किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है और फिर उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 लो होकर वो फ्लैट हो जाता है। परंतु अगर हमारे पास डिसिप्लिन है, हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं, हमारा जीवन जो है वो दिनचर्या में बंधा हुआ है, तो वो हमें सफलता तक ले जाएगी, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन ये मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाता है, जबकि डिसिप्लिन निरंतर आपको सफलता का मार्ग बताती है। और लास्ट पॉइंट है कि आपके अंदर ये सब गुण होना चाहिए कि आपको डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, यानी एक जुनून होना चाहिए सफलता के प्रति। किसी चीज को अगर हम ठान लिए तो उसके प्रति जुनून होना चाहिए कि उसको हम प्राप्त करके ही दम लेंगे। ये नहीं कि शुरुआत किए और थोड़ी सी विघ्न और बाधा आई और फिर हथियार डाल के हम बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। आपको जुनून, आपके मन में जुनून होना चाहिए। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए। हम जानते हैं कि कोई भी सिविल सेवा परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक होता है, आमतौर पर इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा मेंस होता है, जिसमें लिखना पड़ता है या लिखित परीक्षा होती है। और लास्ट में इंटरव्यू होता है, जो एक तरह से मौखिक जांच परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षण कहा जा सकता है। तो चूंकि ये 3 स्टेज एक लंबी प्रोसेस होती है
और इसमें विद्यार्थियों से अपेक्षा किया जाता है कि आपको सूचना और समझ के साथ साथ विषय वस्तु का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 3 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। अगर किसी एग्जाम को आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट पर तो पकड़ होना ही चाहिए। पूरा जो आपका होल सिलेबस है तो उस कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि अगर बात किया जा रहा है अकबर द ग्रेट का तो आप ये सोचने लगे कि भाई इतिहास में ये कहाँ है, प्राचीन भारत की कहानी है या आधुनिक भारत की कहानी है या कब की कहानी है। ये पूरा आपके मन में जो है फ्रेमिंग हो जाना चाहिए कि जब हम किसी भी शासक या किसी घटना की बात करते हैं तो वो इतिहास के किस कालखंड की है। या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है, क्यों दिया गया और क्या इसका महत्व है। इस प्रकार की कंसेप्ट है। और दूसरा है कि कभी कभी हमें ट्रिक भी लगाना पड़ता है, यानी कंसेप्ट के बाद ट्रिक। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे मित्र थे और हमारे सीनियर्स थे जिनके पास ये लॉट ऑफ नॉलेज था, किसी भी कंसेप्ट बढ़िया था, लेकिन चूंकि उन्होंने ट्रिक नहीं लगाया इस वजह से वो बहुधा कंपटीशन निकालने में असफल रहे। तो एक ट्रिक लगाना पड़ता है। ट्रिक में बहुत सारी चीज़ें किया जाता है जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। और अंतिम में है कि स्ट्रेटजी। आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। बिना रणनीति के सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि चूंकि यहाँ सिविल सेवा परीक्षाओं में कई विषयों का संग्रह होता है जहाँ से सवाल पूछा जाता है। आपको यहाँ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरों के स्ट्रेटजी से आपका काम नहीं बनने वाला है। दूसरे के साथ दूसरी कहानी है। कोई साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कॉमर्स से आते हैं, किसी को सुबह में पढ़ने की आदत है, किसी को रात में पढ़ने की आदत है। सबका अपना अपना अलग आदत होता है। तो स्ट्रेटजी आपको खुद बनाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आप जिन विषयों में अच्छे हैं उस पर तो काम करना ही करना है, लेकिन जिन विषयों में आपका थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी है उसको भी देखना है। क्योंकि अच्छे विषयों में आप अच्छा करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, वहीं कमज़ोर विषय में आप कम से कम उसके सिलेबस को कवर करके एक हद तक आप अपना जो कंसेप्ट है क्लियर करके और उसके प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जिस विषय को अच्छा है उस पर आप ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो कमज़ोर है उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि संतुलन आवश्यक है और ये संतुलन तभी बनेगा जब हम रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजिक प्लान करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का हमारे पास शिकायत आता है कि सर क्या करें, बहुत पढ़ते हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, परंतु याद ही नहीं रहता है। हम फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए। लगता है कि सब पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके पता चलता है कि क्या लिखे, लग रहा है कि कुछ भी नहीं याद है। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि जो विद्यार्थी अपना तैयारी करते हैं उसको अगर पढ़ाई के तरीके पता नहीं है, जो मोड ऑफ स्टडी है वो पता नहीं है, टेक्निक पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ते जाते हैं। अब सिर्फ पढ़ते पढ़ते आप ज्ञानवान तो हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान का संग्रह हो सकता है, परंतु कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके अंदर सार्वभौम ज्ञान भी होना चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रखरता भी होनी चाहिए। आपको जो विषय वस्तु है उसकी व्यापक समझ के साथ साथ आप उसमें जो सूचना है उसका भी जानकारी होना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और इस तरह से जो आपको व्यापकता मिलेगी, प्रखरता के साथ साथ जो व्यापकता मिलेगी, उसके सहारे आप कंपटीशन को सक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ने के तरीके मालूम नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये कहा जाता है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो साथ में पढ़ने वाले लोग एक ही साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े और कोई
कंपटीशन को निकाल के आईएएस बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और कोई नहीं बन पाता है। तो कमी क्या है? कमी इस बात की है कि उन्होंने पढ़ने के अच्छे तरीके विकसित नहीं किए, इसलिए असफल हुए। और जिनका तरीका बिल्कुल मार्वलस था, वो सफलता के कीर्ति पताका फहरा रहा है। हालांकि प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति एक अलग नेचर और स्वभाव का होता है, उनकी आदतें, प्रकृति, रहन सहन अलग होता है, और सभी जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग व्यवहार करते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं। लेकिन मैं आज आपके समक्ष 7 बिंदु रखूंगा, 7 पॉइंट्स रखूंगा, जो मेरे ख्याल से सभी में कॉमन होना चाहिए। जो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, इनमें ये 7 चीज़ तो होनी ही चाहिए कि किस पढ़ाई के तरीके को अपनाकर हम सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पढ़ना। सभी लोग जानते हैं कि पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले तो कोई भी बुक हम लाते हैं तो उसको थ्रू आउट हम पढ़ना शुरू करें, पूरा नहीं। उनमें से जो चैप्टर आपके सिलेबस से मैच खाता है उसको पढ़ना है, और पढ़ना है तो कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पहली बार में पढ़ते समय कई सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क से ऐसे निकल जाता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है, या हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। मैं आज भी किसी बुक को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो लगभग आधे घंटे तक कंसंट्रेशन नहीं बनता है, क्योंकि छूटा हुआ रहता है। जब किताब हम लेकर बैठे हुए हैं, हम अक्षरों को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रैक्टिस छूटा हुआ है। आधे घंटे के बाद जब हमारा कंसंट्रेशन बनता है किताब के प्रति, उनके अक्षरों के प्रति, तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, हमारा कंसंट्रेशन भी और किताब के अक्षर भी। तो कई बार क्या होता है कि लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ते तो हैं लेकिन उसका आत्मसात नहीं कर पाते हैं। अपने तन मन को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने अवचेतन को वो किताब की अक्षरों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। और ऐसा होगा, हर विद्यार्थी के साथ होगा। अगर आपकी पढ़ाई छूटी हुई है तो कम से कम आधे घंटे लगेंगे किताब के प्रति आपको डेडिकेट होने में, और बार बार कई सारे मन में ख्याल आएंगे, लगेगा कि चलो ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। बहुत सारे पढ़ाई के अलावा दूसरे काम का इम्पोर्टेंस नज़र आएगा और आप उठकर जाने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन एक बार यदि किताब लेकर बैठ गए डेडिकेशन के साथ, ये ठान के कि हमें आज इसमें से 4-5 चैप्टर पढ़ ही लेना है, तो निश्चित तौर पर आधे 1 घंटे के बाद आप उस पुस्तक में डूब जाएंगे, उसके अक्षरों के साथ सामंजस्य बिठा लेंगे, और वो किताब का सारा जो पिरोया गया शब्द है वो आपके अवचेतन में आ जाएगी। तो पढ़ना है। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं। अब कुछ लोग देखते हैं कि लिख रहा है तो लिख ही रहा है। ऐसा नहीं करना है। पढ़ने के साथ लिखना भी जरूरी है। और लिखेंगे क्या? उस चैप्टर से जो हमारे किताब में है वो एक राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम एक सिनोप्सिस बना सकते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जो जो चीज़ें जरूरी है, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, जहाँ पर हमारा ज़्यादा इम्फेसिस होना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यानी कई ऐसे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, जिसका वर्णन मैंने पहले भी किया है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिस पुस्तक को पढ़ने में आपने 10 दिन लगाया, उस पुस्तक का फुल रिवीजन आप अपने नोट्स में 1 से 2 घंटे में कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि कहीं से नोट्स मंगा लिए,
उसी को पढ़े जा रहा है, उसी में कलम से टिक लगा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार जरूर लिखिए, समय लगेगा लेकिन ये समय बाद में आपको बचाएगा। अगर एक बार आप नोट्स बना लिए तो अगली बार जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो वो काफ़ी आपका समय कम कर देगा, लगभग 95% टाइम को रिड्यूस कर देगा। तो लिखना जरूरी है। और कितना लिखना है तो एक कहावत में है, जितना पढ़ो उससे ज़्यादा लिखो, उससे ज़्यादा सोचो। अब तीसरा पॉइंट है सोचना, थिंक। पहला तो हो गया रीड, दूसरा राइट और तीसरा थिंक। अब थिंक में क्या करना है? सोचना है, किसी विषय वस्तु का विश्लेषण करना है, उस पर विचार करना है, मनन करना है, चिंतन करना है और अपने जेहन में उतारना है। और इसके लिए कोई किताब, कॉपी, कॉलेज, क्लासरूम की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, रास्ते में चल रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, खेल के मैदान में हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उस समय में अपनी पढ़ी गई बातों को, जिसको कि हम क्लास में पढ़े हैं, कोचिंग में पढ़े हैं, सीनियर ने बताया, खुद से पढ़े हैं, उसको अपने दिमाग में लाना है, उसको अपने जेहन में लाना है। जस्ट लाइक वैसे जैसे कि एक जानवर को जब चरने के लिए छोड़ा जाता है तो जल्दी जल्दी वो घास पात या जो भी खाने की चीज़ें होती है वो चर लेता है, क्योंकि टाइम उसके पास कम है, पेट बड़ा है। और जब वो आराम से बैठता है तो पेट में जो बिना चबाए हुए घास पात को वो खा गए थे, उसको वो निकालते हैं और बड़ी आनंद से उसको पागूर करते हैं या उसको जुगाली कर सकते हैं। और तब जाके अमाशय के दूसरे कोष्टक में जाता है, तब उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। हम भी वैसे ही कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पढ़े हैं, दोस्तों के साथ डिस्कशन में मिला है, क्लास में मिला है, कोचिंग में मिला है, तो उसको हम जुगाली कर सकते हैं। यानी पढ़े गए पाठ का जो हमारा लेसन है उसकी जुगाली करना, ये थिंकिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिस्कशन। अब भाई पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, सोच भी लिए, निश्चित तौर पर आपके पास ज्ञान की एक सामग्री तो जमा हुआ और उसके बारे में बेहतर समझ भी विकसित हुआ। और उस समझ को अगर आप प्रसार करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो जो लेसन है उसकी पकड़ और मजबूत बनेगी। एक कहावत में कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी वस्तु, धन संपत्ति, रुपया पैसा अगर आप बांटेंगे तो वो घट सकता है। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप बांटिए। अगर आपने आज किसी चैप्टर को पढ़ा, उसको लिखा भी, अपना स्वयं नोट्स बनाया, उस पर थिंकिंग किया, सोचा, अपने कलीग्स के साथ, अपने बैचमेट के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने टीचर के साथ, गुरुजन के साथ उस पर डिस्कशन करिए। देखिए कि आपके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान और कंसेप्ट का लाभ उस बंदे को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इस डिस्कशन के दौरान कई सारी चीजें ऐसी निकल कर आएगी जो निश्चित तौर पर आपको भी फायदा करेगा। तो डिस्कशन होना चाहिए। हालांकि ये जो जिन बिंदुओं का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें एक तालमेल होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं कि दिन भर बैठ के डिस्कस ही करते रहते हैं, वैसा भी नहीं करना है, सबका टाइमिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवीजन। अब रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी लेसन या पाठ को हम पढ़ें तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, जस्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, उसके मॉनिटर पर अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं और अगर पावर कट हुआ या कंप्यूटर ऑफ किए तो वो सारा डिलीट हो जाता है। तो हमें उसे रखने के लिए, उसको स्टोर रखने के लिए हमें सेव करना पड़ता है। एक क्लिक किए वो सेव हो गया। दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारे मनुष्य के जो ब्रेन है उसमें ऐसा कोई एक बटन नहीं है, सेव बटन नहीं है,
जिससे हम चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, याद रख सकें। ऐसा इसलिए ज़रूरी भी है कि मनुष्य अगर सारी चीज़ों को याद ही रख लेगा 24 घंटे के दौरान जो जो घटनाएं हुए या 365 दिन में, तो अगर सारी चीज़ें उसे याद रह जाएगी तो ये फिर दिमाग नहीं रह जाएगा, फिर पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए भूलना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने मतलब की चीज़ों को तो याद रखना पड़ेगा, हमें अपना लेसन याद रखना पड़ेगा। इसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। क्यों रिवीजन ज़रूरी है? क्योंकि मनुष्य का मेमोरी ही ऐसा है कि अगर हम किसी पढ़ी हुई बातों को, हालांकि एक बात और है कि पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है, और सुनी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई बातें ज़्यादा याद रहता है। और देखी हुई बातों की अपेक्षा अगर किसी घटना का खुद हम स्वयं किरदार हैं तो वो बातें और भी ज़्यादा याद रहता है, वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। जैसे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपके साथ कोई घटना हुआ, मिसहैपनिंग हुआ, या कोई खुशी का मौका था, उन चीज़ों को हम जल्दी नहीं भूलते हैं। अब ये पढ़ी हुई बातें हैं, इसको कैसे याद रखा जाए? तो मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा होता है कि अगर हम किसी पढ़ी हुई बातों को 24 घंटा के अंदर पुनः जेहन में नहीं लाते हैं तो उनमें से हम 80% भूल जाते हैं। 80% चीज़ें पढ़ी हुई हम 24 घंटा के अंदर ही भूल जाते हैं, और एक सप्ताह बाद हम 95% भूल जाते हैं, और एक महीना के बाद हमें सिर्फ 2% याद रहता है। तो रिवीजन होना चाहिए। कैसा रिवीजन होना चाहिए? तो एक तो रोजाना होना चाहिए कि आपने अगर सुबह में कोई पाठ पढ़ा, कोई लेसन पढ़ा, तो शाम में उसका रिवीजन होना चाहिए। अगर शाम में या रात में कोई लेसन को आपने पढ़ा, लिखा, सोचा, तो उसका अगले सुबह रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 से 20 मिनट में हो जाता है। एक सरसरी निगाह भी हमें काफ़ी उसमें कैपेबल बना देता है। फिर एक वीकली होना चाहिए, सप्ताह दिन में जो चीज़ों को हमने पढ़ा उस पर एक निगाह डालने की ज़रूरत होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। और फिर मंथली, अब 29 दिन में जिन चीज़ों को हमने पढ़ा उनमें से सारे तो नहीं, लेकिन कम से कम 50-60% रिवीजन जो है करना चाहिए। और लास्ट में जब परीक्षा नज़दीक हो, एग्ज़ाम का समय हो, तो उससे 1 महीना पहले हमें इंटेंसिव स्टडी करना चाहिए, सघन रूप से उसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। नया पढ़ने की बजाय हम पढ़ी हुई चीज़ों को अगर रिवीजन करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अब तक हमने जो पॉइंट बताया क्या, तो रीड, राइट, थिंक, डिस्कशन और रिवीजन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बताते हैं। अगला पॉइंट है रिमेंबर, यानी याद करना। ये क्यों है भाई? आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो ही गया है तो याद रखने की क्या ज़रूरत है? बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ साइंटिफिक फार्मूला है, या कुछ गणित का फार्मूला है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको याद कर लेना चाहिए। यानी एक तरह से हम कहेंगे, सीधे थ्रू आउट कहेंगे, उसको रट लेना चाहिए। जो भी आपके फार्मूले हैं जो याद नहीं रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो कुछ कुछ साइंस में हम भूल जाते थे बार बार। जैसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भूल जाते थे, फिर हम कई सारे से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उनमें से कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। मैंने क्या किया कि उसको डायरी में नोट किया, और नोट करके उसको याद कर लिया, एक तरह से रट लिया। और मज़े की बात थी कि इन सेक्शन से, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी हमेशा रिपीट होता था, हर कंपटीशन में होता था। तो हमने जब याद कर लिया तो जैसे ही क्वेश्चन को देखा तुरंत आंसर हमारे जुबान पर। तो कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा, यही एक ट्रिक है। और याद करने के लिए तो काफ़ी सारे लोग ट्रिक बनाते हैं, और उस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक अपना खुद बनाइए, बहुत सारे बना बनाए हुए ट्रिक हैं तो पहले लोगों ने बनाया, उससे हम याद रख सकते हैं। तो याद करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, 7वां बिंदु के रूप में हम वो रखते हैं प्रैक्टिस। ये जरूरी है, और ये एक ऐसा चीज है कि ऊपर के 6 बिंदु जो मैंने बताया, रीड, राइट, थिंक, डिस्कशन, रिवीजन, रिमेंबर, ये 6 तब तक बेकार है जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सुना भी है, देखा भी है और समझा भी है, बचपन में पढ़ा भी है। ये करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। जब वरदराज को कह दिया था कि बेटा उनके गुरु ने कह दिया था कि बेटा तुम्हारे भाग्य में बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ, लेकिन उन्होंने कुएं पर जाकर देखा कि जब एक मुलायम रस्सी लोहे पर निशान बना सकता है तो क्या हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें क्या विद्या नहीं आएगी? तो ये अभ्यास जरूरी है। अब कैसे अभ्यास करना है? तो अभ्यास के लिए जरूरी है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं जरूर कहूँगा कि जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसको सिलेबस को देखिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQs, ये दोनों जरूर देखिए। ये आपका रास्ता और टॉर्च है। जहाँ सिलेबस आपका रास्ता है वहीं PYQs आपके हाथ में टॉर्च है। जब अंधेरा रास्ता हो तो टॉर्च हमें किस तरह से मार्ग दिखाता है, तो PYQs जरूरी है। तो पहले तो जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखिए, उसके PYQs को देखिए कि वो कैसे पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। अब BPSC का ही ले लीजिए तो आप पिछले 10-12 साल के प्रश्नों को देखिए, इससे आपका पूरा रास्ता पता चल जाएगा। तो जो भी पिछले साल के प्रश्न हैं उसको आप सेट प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए कि कितना हम बना पा रहे हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने प्रश्नों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हमारा लेवल है। और उस स्तर के आधार पर आपको यह भी पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न हमसे गलत हो रहे हैं, किस प्रकार के चैप्टर को और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कैसे हम लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे हमारा ट्रिक फेल हो जा रहा है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि आपको अभ्यास करना है, सेट बनाना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाना है। और अभ्यास का जीवन में इस तरह से महत्व होता है कि आप समझ लीजिए कि जो सैनिक प्रशिक्षण के दौरान अपना पसीना नहीं बहाता है, जो सैनिक प्रशिक्षण के दौरान अपना पसीना नहीं बहाता है, उसे ही रण क्षेत्र में जाकर खून बहाना पड़ता है। और आप सभी सैनिक हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के जदोजहद में लगे हुए हैं, लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं, एक सीट पर 1-1 लाख लोग रहते हैं। तो आप उसमें से अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर एक अलग रणनीति अपनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो 7 बिंदु था, इससे अगर आप इसको अपनाते हैं और इसको पढ़ाई में आप आजमाते हैं, और एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इसमें एक रूटीन का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि पहले में मैं चर्चा किया था। अनमने या अनमेष्टक ढंग से नहीं पढ़ना है, बल्कि रूटीन जरूरी है। दैनिक कार्यक्रम होना चाहिए कि हमें जो है कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है। इससे बैलेंस रहता है और आपकी सारगर्भित तैयारी होती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिला होगा। हालांकि सभी की अपनी अपनी आदत और प्रकृति होती है, अपने अनुसार से इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, परंतु मैंने इन सब चीज़ों को अपनाकर फॉलो करके ऑफिसर बनने में सफलता प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को शेयर करना चाहिए। आगे और भी हम स्ट्रेटजी, टेक्निक और विषय वस्तु पर वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।